हेलो दोस्तों, फिर से एक बार आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने चैनल जीएस एकेडमी पर। आज की वीडियो हमारी जो रहने वाली है वो स्वदेशी आंदोलन और बंगाल विभाजन से रिलेटेड रहेगी। इसमें हम देखेंगे बंगाल विभाजन के क्या तात्कालिक कारण थे, क्या कारण थे जो बंगाल का विभाजन किया गया और क्यों इसको रद्द किया गया था। तो स्टार्ट करते हैं हम आज की अपनी वीडियो। इससे पहले हमने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस देखी और इससे पहले जो हमारे आंदोलन हुए थे वो देखे। आज हम बंगाल विभाजन से देखेंगे। तो देखते हैं सबसे पहले क्या दिया गया। देखिए, बंगाल विभाजन का प्रस्ताव जो दिया था एंड्रयू फ्रेजर ने रखा था। 1905 में विलियम बोर्ड के दिमाग की उपज थी। इससे पहले की उपज किसी की दिमाग की थी वो आप लोग कमेंट करेंगे। राष्ट्रीय कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो थी वो किसके दिमाग की उपज थी, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में करेंगे आप। वैसे तो सर्वप्रथम 1903 ईस्वी में बंगाल विभाजन का विचार सामने आया था, जिसका राष्ट्रवादियों ने प्रबल विरोध किया था, किंतु इसके बावजूद लॉर्ड कजन ने 20 जुलाई 1905, डेट याद रखें आप, 20 जुलाई 1905 ईस्वी में बंगाल विभाजन की घोषणा कर दी। इसके पश्चात 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को बंगाल का विभाजन कर दिया गया। अब क्वेश्चन आपसे क्या पूछेगा, बंगाल का विभाजन कब हुआ? तो 20 जुलाई 1905। किसके टाइम में हुआ? तो लॉर्ड कजन के टाइम में। ये घोषणा हुई थी 20 जुलाई 1905 को और हुआ था 16 अक्टूबर 1905 को। बंगाल उस समय राष्ट्रीय चेतना का केंद्र बिंदु था और इसी चेतना को नष्ट करने हेतु बंगाल विभाजन का निर्णय लिया गया था। इसका एक प्रमुख रीजन ये भी था, अंग्रेजों की नीति थी फूट डालो और राज करो। इस सिद्धांत से ही उन्होंने ये कहा था। बंगाल विभाजन में एक और कारण हिंदू एवं मुस्लिमों में धार्मिक आधार पर विभाजन करना था। देखिए, वही इनकी रणनीति थी जो थी, साफ दिख रही थी। बंगाल के विस्तृत क्षेत्रफल का प्रशासनिक असुविधा को आधार बनाते हुए बंगाल दो भागों में बांटा गया, पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल। कजन की वास्तविक मंशा क्या थी? फूट डालो और राजनीति और राज करो के सिद्धांत पर। इसका उद्देश्य था राष्ट्रवाद को कमजोर करो। अब आपस में ही लड़ते रहेंगे तो उनसे क्या लड़ेंगे। विभाजन के बाद पूर्वी बंगाल और असम को मिलाकर एक नया प्रांत बनाया गया, जिसमें राजशाही, चटगांव, ढाका आदि सम्मिलित थे। यहाँ की जनसंख्या जो थी 3 करोड़ 10 लाख। इसमें 1 करोड़ 80 लाख मुसलमान तथा 1 करोड़ 20 लाख हिंदू थे। विभाजित बंगाल के दूसरे भाग में पश्चिम बंगाल, बिहार और उड़ीसा शामिल थे। इसकी कुल जनसंख्या कितनी थी? 5 करोड़ 40 लाख, जिसमें 4 करोड़ 20 लाख हिंदू और 90 लाख मुसलमान थे। और क्या महत्वपूर्ण था? 16 अक्टूबर जिस दिन बंगाल का विभाजन हो गया था 1905 ईस्वी को, पूरे बंगाल में शोक दिवस के रूप में मनाया गया। हिंदू मुस्लिम एकता के लिए रक्षाबंधन दिवस भी मनाया गया। समस्त बंगाल में सभा समितियों के माध्यम से विरोध प्रदर्शन का दौर शुरू हो गया। लोगों ने उपवास रखा, वंदे मातरम का गीत भी गाया गया, एक दूसरे को राखी भी बांधी। सभी राष्ट्रीय नेताओं और संस्थाओं ने बंग भंग का विरोध किया, किंतु 1906 ईस्वी में मुस्लिम लीग ने इसका समर्थन किया। क्वेश्चन सीधा पूछा जाता है, बंगाल विभाजन का समर्थन किसने किया? तो मुस्लिम लीग। बंगाल विभाजन पर गोपाल कृष्ण गोखले ने कहा कि यह एक निर्मम भूल है। याद रखेंगे इतनी सारी बातें। आगे देखते हैं। कांग्रेस ने 1905 के बनारस अधिवेशन में स्वदेशी तथा बहिष्कार आंदोलन का अनुमोदन किया था। स्वदेशी आंदोलन का प्रभाव शीघ्र ही देखने को मिला। 15 अगस्त 1906 ईस्वी को राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना की गई। आचार्य पीसी रॉय ने बंगाल केमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल्स की स्थापना की। रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने इसी समय अमार सोनार बांग्ला 1912 में नामक गीत लिखा, जो बाद में बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान भी बना। स्वदेशी आंदोलन ने देश के एक बड़े हिस्से को अपने प्रभाव में लिया, जिसमें जमींदार, शहरी वर्ग, निम्न मध्यम वर्ग, छात्र तथा महिलाएं भी शामिल थीं। किसान एवं बहुसंख्यक मुस्लिम समुदाय स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन से अलग रहा था। महात्मा गांधी ने क्या कहा? भारत का वास्तविक जागरण बंगाल विभाजन के उपरांत शुरू हुआ था। और किसने क्या किया ये भी देखते हैं, क्या क्या कहा। बंगाल विभाजन के विरोध में हो रहे आंदोलन को दबाने के लिए अंग्रेजों द्वारा 10 अक्टूबर 1905 को कलाइल को लाया गया। बंग भंग के विरोध में शीघ्र ही 1907 ईस्वी में स्वदेशी आंदोलन लोकप्रिय होने लगा।
वस्तुतः स्वदेशी विचारधारा को 19वीं सदी के अंत में ही प्रचलित हो चली, किंतु अब इसने आंदोलन का रूप धारण कर लिया था। स्वदेशी आंदोलन भारत का पहला ऐसा आंदोलन था जिसमें बहिष्कार के साथ ही रचनात्मक कार्यों को भी शामिल किया गया और सभी महत्वपूर्ण विषयों में स्वदेशीकरण को बढ़ावा दिया गया। बंगाल में राष्ट्रीय कॉलेज खोला गया जिसमें प्रथम प्रधानाचार्य अरविंद घोष बने। रविन्द्रनाथ टैगोर के नेतृत्व में शांति निकेतन और सतीश चंद्र मुखर्जी के द्वारा डाउन सोसाइटी की स्थापना की गई। स्वदेशी कला को प्रोत्साहित करने के लिए इंडियन सोसाइटी फॉर ओरिएंटल आर्ट्स की स्थापना की गई, जिसकी पहली छात्रवती नंदलाल घोष को दी गई। कृष्ण कुमार मित्रा ने अपनी पत्रिका संजीवनी के माध्यम से बहिष्कार के विचार को प्रसारित किया और शीघ्र ही स्वदेशी आंदोलन बंगाल से बाहर भी प्रसारित होने लगा। अब बंगाल विभाजन जो था बंगाल से हटकर पूरे देश में बढ़ गया था। तो देखते हैं कहाँ कहाँ से इसका किसने नेतृत्व किया था। पंजाब का जो क्षेत्र था, पंजाब से जिसने किया था वो थे हमारे लाला लाजपत राय व सरदार अजीत सिंह। वहीं अगर बात करें तो मुंबई से इसका नेतृत्व किया था बाल गंगाधर तिलक ने। मद्रास से सुब्रमण्यम अय्यर व चिदम्बरम पिल्लई। दिल्ली से मिर्जा हैदर ने इसका नेतृत्व किया था। आगे देखते हैं 1906 ईस्वी में जब बारिसाल नामक स्थान पर अब्दुल रसील की अध्यक्षता में शोषणकारी करों के विरोध में शांतिपूर्ण सम्मेलन कर रहे थे तो पुलिस ने लाठीचार्ज करा दिया। कुछ विद्वान इसे बंगाल का जलियांवाला बाग कहते हैं। बंगभंग का भारी विरोध देखते हुए अंततः 1911 ईस्वी में यह निर्णय वापस लेना पड़ा। उसी वर्ष भारत की जो राजधानी थी वो कलकत्ता से दिल्ली करने की घोषणा कर दी गई थी। ये दिल्ली दरबार के समय हुआ था। आगे बात करते हैं। अब बात करते हैं क्रांतिकारी आंदोलन तथा उग्र राष्ट्रवाद के उदय की। यहाँ देखते हैं इस दौर की क्रांतिकारी गतिविधियों का मुख्य कारण जो था अलग अलग क्षेत्र में प्रशासनिक शोषण और अधिकारियों का दुर्व्यवहार था। ठीक है, उदारवाद नीति की असफलता भारत का गौरवमय। इसके वो थे 1856 ईस्वी में एक छोटे अफ्रीकी राष्ट्र अबिसिनिया इथोपिया द्वारा इटली को पराजित करना। 1805 ईस्वी में जापान द्वारा रूस को हराना। इसकी वजह से ही राष्ट्रवाद का उदय हुआ था। भारत में क्रांतिकारी गतिविधियों का प्रारंभ 1897 ईस्वी में महाराष्ट्र से माना जाता है। 1897 ईस्वी में बाल गंगाधर तिलक को महाराष्ट्र में किया गया, परंतु इन्होंने माफी मांगने से इनकार कर दिया। 18 माह की कड़ी सजा इन्होंने काटी। इन्होंने प्रारंभ किया था, याद रखेंगे। पूना प्लेग समिति के अध्यक्ष डैंड तथा एमहर्स्ट की 22 जून 1897 ईस्वी को चापेकर बंधुओं ने हत्या कर दी, क्योंकि प्लेग की जांच के बहाने युवाओं का शोषण किया जा रहा था। कालांतर में आगे बात करते हैं। पूना प्लेग समिति के अध्यक्ष रैंड तथा एमहर्स्ट की 22 जून 1897 ईस्वी को चापेकर बंधुओं ने हत्या कर दी, क्योंकि प्लेग की जांच के बहाने युवाओं को शोषण किया जा रहा था। कालांतर में जो चापेकर बंधु थे उनको फांसी भी दे दी गई। इसके बाद 1908 ईस्वी में खुदीराम बोस व प्रफुल्ल चाकी ने मुजफ्फरपुर के बदनाम न्यायाधीश किंग्सफोर्ड के काफिले पर बम फेंका और असफल रहने के बाद प्रफुल्ल चाकी ने स्वयं को गोली मार ली और खुदीराम बोस को फांसी दे दी गई। फांसी पर चढ़ने वाले ये भारत के सबसे युवा शहीद बने। ये क्वेश्चन आता है, सबसे युवा शहीद जो फांसी पर चढ़े, खुदीराम बोस। 1915-16 में जब राजनीतिक डकैतियाँ अपने चरम पर थीं तो बालसोर में पुलेन मुखर्जी व बादा जतिन शहीद हो गए। इसके बाद और देखते हैं। महाराष्ट्र में विनायक दामोदर सावरकर ने 1904 ईस्वी में अभिनव भारत समाज की स्थापना की। विनायक दामोदर सावरकर, जिन्हें बीडी सावरकर भी बोलते हैं, के द्वारा 1999 ईस्वी में स्थापित मित्र मेला नामक संस्था ही आगे चलकर अभिनव भारत के रूप में प्रसिद्ध हो गई थी। क्रांतिकारी गतिविधियों को व्यवस्थित रूप देने के लिए बंगाल में पहला क्रांतिकारी गुप्त संगठन अनुशीलन समिति 1902 ईस्वी में बनाया गया।
बंगाल विभाजन के उपरांत अनेक क्रांतिकारी समाचार पत्रों का बंगाल से प्रकाशन हुआ था, जिसमें जो प्रमुख हैं ब्रह्मबांधव उपाध्याय द्वारा प्रकाशित हुआ था एक संध्या, अरविंद घोष द्वारा संपादित हुआ था वंदे मातरम, भूपेंद्र नाथ द्वारा युगांतर। ऐसे कई थे। बंगाल के एक महान क्रांतिकारी थे रास बिहारी बोस। कलकत्ता से दिल्ली राजधानी परिवर्तन के समय लॉर्ड हार्डिंग पर फेंके गए बम की योजना रास बिहारी बोस ने बनाई थी। 22 दिसंबर 1912 को गिरफ्तारी से बचने के लिए बोस जापान चले गए। इस बार गिरफ्तार किए गए लोगों पर दिल्ली षड्यंत्र केस के तहत मुकदमा चलाया गया। इसके आगे बात करते हैं। क्रांतिकारियों का सबसे महत्वपूर्ण पत्र युगांतर माना गया। इसके अतिरिक्त संध्या व काल भी महत्वपूर्ण क्रांतिकारी पत्र थे। बारेंद्र घोष द्वारा रचित भवानी मंदिर भारतीय क्रांतिकारियों की पहली पुस्तक मानी गई तथा बाद में सचिंद्र सान्याल की पुस्तक बंदी जीवन को क्रांतिकारियों की अनिवार्य पुस्तक कहा जाने लगा। इसके अतिरिक्त देखते हैं पंजाब में अतीत सिंह, सूफी बाबा प्रसाद, लाला लाजपत राय जैसे नेताओं ने क्रांतिकारी गतिविधियों को जन्म दिया। अजीत सिंह ने लाहौर में अंजुमने मुहिब्बाने वतन नामक एक संस्था की स्थापना की थी तथा भारत माता नाम से अखबार निकाला। प्रथम चरण के क्रांतिकारियों ने बम और पिस्तौल की रणनीति से अंग्रेजों में यह भय स्थापित कर दिया या प्रयास किया कि भारत उनके लिए सुरक्षित जगह नहीं है। उन्होंने ऐसा डर का माहौल क्रिएट कर दिया। अब कुछ जो क्रांति हुई थी, भारत से बाहर भी कुछ गतिविधियां हुई थी, उनके बारे में भी हम देखेंगे। उन्नीस 1904 में लंदन में श्यामजी कृष्ण वर्मा द्वारा इंडियन होम रूल लीग सोसाइटी, होम रूल लीग दो और भी हुई हैं, एक बाल गंगाधर तिलक और एक एनी बेसेंट द्वारा, वो 1916 में हुई हैं, वो इंडिया में है। ये 1904 में श्यामजी कृष्ण वर्मा द्वारा इंडियन होम रूल सोसाइटी का गठन किया गया, जो भारतीय क्रांतिकारिताओं को प्रसारित करने के लिए छात्रवृत्तियां प्रदान करता था। आगे बात करते हैं। मदन लाल ढींगरा व सावरकर जैसे क्रांतिकारी इस संस्था से जुड़े थे। कौन से जो अभी मैंने बताई, होम रूल, जो 1904 में हुई थी। श्यामजी कृष्ण वर्मा ने सोशियोलॉजिस्ट नामक पत्र निकाला तथा इंडिया हाउस की स्थापना की थी। बर्लिन, जो जर्मनी का एक शहर है, उस समय भारतीय क्रांतिकारियों का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। वीरेंद्र चट्टोपाध्याय ने 1909 ईस्वी के बाद बर्लिन से ही अपनी क्रांतिकारी गतिविधियों को जारी रखा। प्रथम विश्व युद्ध आरंभ होने के बाद लाला हरदयाल ने अपने साथियों के सहयोग से बर्लिन में भारतीय स्वतंत्रता समिति का गठन किया। और जो लाला हरदयाल जो हैं, इन्होंने गदर पार्टी की स्थापना भी की थी। कब? 1913 में। याद रखेंगे इसे भी। प्रथम विश्व युद्ध के समय ही काबुल, अफगानिस्तान की जो राजधानी है, में महेंद्र प्रताप के नेतृत्व में दिसंबर 1915 ईस्वी में एक अस्थायी भारत सरकार का गठन किया गया। बखरतुल्ला इसके प्रधानमंत्री नियुक्ति। इस पार्टी के अध्यक्ष जो थे सोहन सिंह थे। इसे रूस तथा जर्मनी ने मान्यता भी प्रदान कर दी थी। इसके अलावा और देखते हैं, कर्नल बाईसी की लंदन में 1909 ईस्वी में मदन लाल ढींगरा ने हत्या कर दी तथा सावरकर को नासिक षड्यंत्र केस में सजाए काला पानी दे दी गई। काला पानी जो था बेसिकली जो अंडमान में अंग्रेजों द्वारा जेल बनाई गई थी, सेल्युलर जेल, उसे ही बोलते थे। श्यामजी कृष्ण वर्मा की एक अन्य सहयोगी मैडम भीमा जी रुस्तम कामाजी ने भारतीय क्रांति की मां कहा जाता है। उन्हें 1902 ईस्वी में भारत के स्वतंत्रता का संदेश यूरोप के विभिन्न देशों तथा अमेरिका आदि देशों में प्रचार के लिए भारत को छोड़ दिया। ये विदेश में रहने लगी। मैडम भीमा जी कामा ने विदेशों में रह रहे क्रांतिकारियों में समन्वय की भूमिका निभाई और अपनी गतिविधियों को केंद्र पेरिस चुन लिया। उन्हें सफलता तब मिली जब इन्होंने जर्मनी के स्टुटगार्ट में अंतर्राष्ट्रीय समाजवादी सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किया। सम्मेलन में भीमा जी कामा ने ब्रिटिश शासन के दुष्परिणाम के बारे में विचारोत्तक भाषण दिए। स्टुटगार्ट सम्मेलन में ही मैडम कामा ने पहली बार हरा, पीला, लाल रंग के भारतीय झंडे को फहराया। इसके बाद इन्होंने वंदे मातरम नामक पत्र निकाला
तथा पेरिस में ही रहकर क्रांतिकारी गतिविधियों से ये जुड़ी रहीं। भारत से बाहर अनेक क्रांतिकारी अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन, अफगानिस्तान तथा जर्मनी आदि देशों से जुड़े रहे और गतिविधियां अपनी चलाते रहे। अब बात करते हैं गदर पार्टी की। पहले ही मैंने बता दिया 1913 में सैन फ्रांसिस्को में लाला हरदयाल की अध्यक्षता में गदर पार्टी की स्थापना हुई थी। इसके बाद देखते हैं, बस इससे आपको इतना याद रखना है, गदर जो थी एक गदर साप्ताहिक पत्रिका भी निकाली थी। इस पार्टी की मुख्य पत्रिका थी ये, और गदर पत्रिका के नाम पर ही हिंद एसोसिएशन ऑफ अमेरिका का नाम गदर आंदोलन पड़ा। बाकी अब बात करते हैं मुस्लिम लीग की। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? 1 अक्टूबर 1906। किसने की थी? आगा खां के नेतृत्व में। शिष्टमंडल ने प्रांतीय, केंद्रीय व स्थानीय निकायों निर्वाचन हेतु मुसलमानों को एक विशिष्ट स्थिति की मांग की थी। 30 दिसंबर 1906 ईस्वी को ढाका के नवाब सलीमुल्लाह के नेतृत्व में एक बैठक अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना की गई। नवाब सलीमुल्लाह जो थे इसके अध्यक्ष थे। इसके बाद होता है हमारा दिल्ली दरबार। लॉर्ड हार्डिंग के कार्यकाल में सन 1911 ईस्वी में दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया। इस अवसर पर कौन आ रहा था? इंग्लैंड के सम्राट जो थे जॉर्ज पंचम तथा महारानी मैरी भारत आ रही थी। दिल्ली दरबार में ही 12 दिसंबर 1911 को सम्राट ने बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया और भारत की नई राजधानी दिल्ली बना दी, कलकत्ता से हटाकर। ठीक है, 1 अप्रैल 1912 को दिल्ली को कलकत्ता की जगह नई राजधानी बना दिया। ये रहा दिल्ली दरबार। इसके बाद एक हुआ था हमारा कामागाटा मारू प्रकरण। ये क्या था? इसमें विशेष कुछ नहीं था। कामागाटा मारू प्रकरण कनाडा में भारतीयों के प्रवेश से संबंधित था। ये जहाज जो था कुमार पहुंचने से पूर्व कनाडा सरकार ने प्रवेश पर इसके प्रतिबंध लगा दिया था। कामागाटा मारू यात्रियों के अधिकार की लड़ाई हेतु शोर कमेटी का गठन हुआ। अब ये आई होम रूल लीग। होम रूल लीग में आपको पहले ही बता चुका हूँ, बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट दोनों ने मिलकर की थी। बाल गंगाधर तिलक द्वारा अप्रैल 1916, 28 अप्रैल। इसके प्रथम अध्यक्ष जो थे जोसेफ बपेस्टा थे। एनी बेसेंट ने सितंबर। अगर ये पूछ ले कौन सी पहले हुई थी तो तिलक वाली पहले हुई थी। बाद में सितंबर 1916 में एनी बेसेंट की मद्रास में। एनी बेसेंट ने न्यू इंडिया पुस्तक निकाली थी और एक साप्ताहिक पत्र जो था, दैनिक पत्र था न्यू इंडिया और साप्ताहिक पत्र था कॉमनवेल्थ के माध्यम से स्वशासन की मांग की थी। तिलक ने क्या किया था? तिलक ने मराठा अंग्रेजी भाषा में और केसरी मराठी भाषा में पत्रिकाओं के माध्यम से जन सामान्य में स्वशासन व राष्ट्रीयता के विचारों का प्रचार किया था। अब आज हम इतना ही रहने देते हैं। इसके बाद ये द्वितीय चरण हम कल करेंगे। मिलते हैं कल, तब तक वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। थोड़ा सा बैकग्राउंड इशू आता होगा, उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा, क्योंकि वो मैं नहीं एक्सप्लेन नहीं कर सकता। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो, तब तक के लिए बाय।